नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज से मैं दिन भर की बड़ी खबरों का एक राउंड अप शुरू करने जा रहा हूं। देश, दुनिया और झारखंड की जो प्रमुख खबरें रहेंगी उन्हें बताऊंगा संक्षेप में। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अगर ये दिन भर का राउंड अप पसंद आए तो इसको बताएं कमेंट करके, ताकि इसको हम नियमित रूप से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों का राउंड अप। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर वेनेजुएला से आ रही है, जहां आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया है। इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके देश के बाहर एयरलिफ्ट कर लिया गया है। मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर नार्को टेररिज्म यानी ड्रग तस्करी और आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोपों में मुकदमा चलेगा। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में आज सुबह जोरदार धमाके सुनाई दिए। सैनिक ठिकानों जैसे फोर्ट ट्यूना, वेनेजुएला के एयरबेस और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। शहर में ब्लैकआउट हो गया और धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए और कई नागरिक बगल के देश कोलंबिया की तरफ भागते नजर आए। लोग बाग सड़कों पर निकल आए। वेनेजुएला की सरकार ने इसे अमेरिका की आक्रामकता करार दिया है और कुछ लोगों की मौत की खबर भी दी है। अमेरिका का दावा है कि ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा और कोई भी अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ। दोस्तों, ये सब 2024 के वेनेजुएला के विवादित चुनाव के बाद का नतीजा है। मादुरो ने जीत का दावा किया, लेकिन विपक्षी नेता एडमुंडो गोंजालेज और मारिया कोरिना मचाडो के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस चुनाव को धांधली करार दिया। अमेरिका ने गोंजालेज को असली विजेता माना। मादुरो पर लंबे समय से नार्को स्टेट चलाने और ड्रग तस्करी के आरोप हैं। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला पर कई तरह के सैंक्शंस लगाए, तेल के टैंकर जब्त किए और उसके ड्रग बोर्ड्स पर हमले भी किए। मचाडो को 2025 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला था। अमेरिकी कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लैटिन अमेरिकी देशों जैसे इक्वाडोर ने अमेरिका की कार्रवाई का स्वागत किया है, लेकिन फ्रांस, ब्राजील, चिली और ब्रिटेन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। रूस, ईरान और क्यूबा ने अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की है और ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब वेनेजुएला के तेल उद्योग में मजबूती से शामिल होगा। यानी पूरा खेल एक तरह से देखें तो तेल का ही लग रहा है। तो आगे क्या होगा, ये सवाल है। वेनेजुएला में पावर वैक्यूम बन गया है। वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज अगली लाइन में है, लेकिन विपक्ष सत्ता हथियाने की कोशिश कर सकता है। वेनेजुएला में अराजकता और हिंसा का खतरा बढ़ गया है। तेल बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि वेनेजुएला का तेल उत्पादन पहले से ही अभी कम हो रहा है। देखा जाए तो यह वेनेजुएला के लंबे आर्थिक संकट, प्रवास और दमन की कहानी का नाटकीय मोड़ है। स्थितियां वहां तेजी से बदल रही हैं और आगे के अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए। मैं भी बनाए रखूंगा और फिर कल नए अपडेट्स के साथ सामने आऊंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय खबर के बाद अब सीधे आते हैं झारखंड की तरफ। रांची के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने भ्रष्टाचार के केस में निलंबित चल रहे जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की जांच को एक नया मोड़ दे दिया है। अब जांच चौबे की ससुराल की तरफ पहुंच गई है। चौबे के साले की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी ने 2017 में लालपुर के मुकुंद अपार्टमेंट में 43 लाख का एक फ्लैट खरीदा था। यह फ्लैट पहले रांची के जाने माने ज्योतिषी एनके बेरा के नाम पर था। एसीबी को शक हुआ फ्लैट की डील में कुछ गड़बड़ लगी उसको, और इसलिए ज्योतिषी एनके बेरा को घर से बुलाया गया एसीबी कार्यालय में और वहां उनसे घंटों पूछताछ की गई। विनय चौबे पहले से ही शराब घोटाला, जमीन घोटाला और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद है। अब ससुराल वालों की संपत्ति पर भी एसीबी की नजर है। आगे और खुलासे होने वाले हैं और इस केस में कई आईएएस अधिकारी गवाह हैं जो लगातार नए नए खुलासे कर रहे हैं। तो झारखंड की बात हो गई। अब देश में क्या चल रहा है इसकी एक झलक ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में द लाइट एंड द लोटस नाम की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के पिपरहवा से प्राप्त हुए थे। ये अवशेष करीब 125 साल के बाद भारत वापस लाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रदर्शनी बुद्ध की शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। प्रदर्शनी में बौद्ध कला, इतिहास और दर्शन से जुड़ी दुर्लभ वस्तुएं भी शामिल हैं। अगली खबर आरएसएस से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
सर संघ चालक मोहन भागवत ने भोपाल में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि संघ यूनिफॉर्म पहनता है, व्यायाम करता है, लेकिन वह कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ को भाजपा से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। संघ एक सांस्कृतिक संगठन है जो राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण पर काम करता है। भागवत ने युवाओं से अपील की कि वे देश की एकता और अखंडता के लिए आगे आएं। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर है चांद से जुड़ी हुई। आज पूर्णिमा है और आज रात आकाश में साल 2026 का पहला फुल मून पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा के दिन दिखाई दिया, जिसे वुल्फ सुपरमून कहा जा रहा है। यह सामान्य पूर्णिमा से ज्यादा बड़ा और चमकीला चांद है क्योंकि चंद्रमा आज पृथ्वी से सबसे निकट बिंदु पर है। सूर्यास्त के बाद पूर्वी क्षितिज पर इसे आसानी से देखा जा रहा है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार जनवरी का यह पूर्ण चंद्रमा परंपरागत रूप से वुल्फ मून कहलाता है। और दोस्तों, अगली और आखिरी खबर बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा और तनाव के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के स्क्वाड से रिलीज करने का निर्देश दिया। बीसीसीआई ने केकेआर को कहा है कि मुस्तफिजुर को टीम से रिलीज किया जाए। अगर फ्रेंचाइजी रिप्लेसमेंट चाहेगी तो उसको इसकी अनुमति दी जाएगी। दिसंबर 2025 में अबू धाबी में हुए मिनी ऑक्शन में केकेआर ने मुस्तफिजुर को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बने थे, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरों के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में भारी विरोध हुआ। केकेआर और इसके को ऑनर शाहरुख खान की भी आलोचना हुई। इसके बाद बीसीसीआई ने इंटरवीन किया। केकेआर ने भी आधिकारिक बयान जारी करके इसकी पुष्टि की है। दोस्तों, ये थी देश, दुनिया और झारखंड की कुछ प्रमुख खबरें। अगली खबरों के लिए कल मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।